गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू CIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज के हम लोग इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं हम लोग के पास, और उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स भी देखेंगे एंड एट द एंड MCQs को सॉल्व करेंगे, जैसा हम लोग एज यूजुअल डेली हमारी क्लास चलती है। तो आते हैं हम लोग पहले इश्यूज पे और देखते हैं कि क्या है। MP सरकार CM लर्न एंड अर्न स्कीम लॉन्च कर रही है। ओके, लर्न एंड अर्न क्या है देखते हैं। MP में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। अर्न अर्न यानी क्या होता है? कमाना। अर्न यानी कुछ आप वो अर्न किए हो, है ना, कमाना। सीखो एंड लर्न, ये अर्न है। अर्न योजना की शुरुआत की जाएगी MP में, ठीक है। MP के मुख्यमंत्री कौन है? MP के मुख्यमंत्री कौन है? ओके, MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की जाएगी। आखिर अब देखते हैं सीखो और कमाओ योजना ये है क्या। तो युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए, है ना, ताकि युवाओं क्या है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो ये MP सरकार की कौन सी योजना है? यहाँ ध्यान रखिएगा, CM लर्न एंड अर्न स्कीम। लर्न एंड अर्न स्कीम MP गवर्नमेंट की है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही इसमें और क्या जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। सीखो और कमाओ योजना के तहत सीखने के कौशल के साथ साथ युवाओं को 8,000 से लेकर 10,000 रुपए का जो भत्ता है वो भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 8,000 से लेकर के 10,000 तक का भत्ता, ठीक है। कब दिया जाएगा? सीखने के कौशल के साथ साथ योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। कितने युवा हैं? 1 लाख युवाओं को ट्रेन किया जाएगा इस योजना के तहत। कम से कम 1 लाख युवाओं को। ओके, चलिए, इससे रिलेवेंट फैक्ट और कुछ। हाँ, यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान दे लें कि ये तो चलिए हो गया कि MP सरकार की। आपको एक चीज और बता दूं, MP से रिलेटेड ही है, ठीक है। MP से रिलेटेड ही है कि MP में अभी क्या किया गया था। MP के सांची में क्या किया गया है? MP के सांची में, MP के सांची में, सांची ये क्या है? MP का पहला सौर शहर। MP का पहला सौर शहर है ये। MP का पहला सौर शहर है। अब मैंने आप लोगों को सांची के बारे में बताया था कि इसको यूनेस्को, है ना, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा इसे क्या बोला गया है? विश्व विरासत स्थल की सूची में रखा गया है। विश्व विरासत स्थल घोषित कब किया गया है? इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कब किया गया है? 1989 में। 1989 में। ओके, चलिए, ये तो हो गई कि सांची जो है MP का पहला सौर शहर बन गया। इसके से रिलेटेड एक और फैक्ट देख लीजिए। इससे रिलेटेड एक और कि आपको तीनों जो पॉइंट्स वो एक जगह मिल जाएंगे। जिस तरह से सांची MP का पहला सौर शहर है, उसी प्रकार से दीव, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है, दीव दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला, ठीक है। दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला। के दौरान पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला शहर क्या है? ये सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर। भारत का पहला शहर। ओके,
सांची जो है वह केवल एमपी का पहला सौर शहर है। ये हमेशा क्या होगा, थोड़ा डाउट रह जाता है, कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा सांची जो वर्तमान में भी है ये एमपी का पहला सौर शहर है। लेकिन दिव दिन के समय में 100% किससे चल रहा है, सौर ऊर्जा से चल रहा है, तो यह भारत का पहला शहर है। और इसके साथ ही एक यहाँ पर फैक्ट आपके पास और आएगा, और वह है कि गुजरात का मढोरा, गुजरात का मढोर, यहाँ पे गुजरात, चलिए मैं लिख देती हूँ, गुजरात का मोढेरा गांव, मोढेरा गांव, मोढेरा, मोढेरा गांव गुजरात का। ओके, ये भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव, पहला गांव जो सौर ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर चलने वाला। क्लियर? ये तीनों फैक्ट्स आपको एक जगह मिल गए, तीनों एक जगह मिल गए। सांची, दीव और गुजरात एमपी का पहला सौर शहर, यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। दीव दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर, और गुजरात का मढोरा भारत का पहला गांव जो सौर ऊर्जा पर चलने वाला है। ठीक है, चलिए क्लियर? कोई इसके रिगार्डिंग कुछ प्रकार के कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इशूज पे, नेक्स्ट इशूज पर। दूरदर्शन की मशहूर एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। ठीक है, ये कौन है? एंकर है गीतांजलि अय्यर, हो सकता है पूछ ले कौन है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, गीतांजलि एंकर जो है, गीतांजलि अय्यर जो है वो क्या है, एक एंकर थी, एंकर, इनका निधन हो गया। यह दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पहले अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थी। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पहली अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थी। 1971 में दूरदर्शन से जुड़ी, 1971 में उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अय्यर ने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, कब? 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता। वह पार्किंसंस रोग से पीड़ित थी। पार्किंसंस रोग, आखिर ये रोग है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। पार्किंसंस रोग क्या होता है? तो इससे होता क्या है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति जिसमें शरीर की जो मांसपेशियां में क्या होता है, अनैच्छिक रूप से कंपन होता रहता है। अपने मतलब अनैच्छिक यानी इच्छा के विरुद्ध क्या होगा, बॉडी कंपन करता रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्किंसंस रोग बोला जाता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल स्थिति है इसकी। ठीक है, एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं। यूक्रेन का दावा, रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में प्रमुख नोवा, ये वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा इसको सही कर लें, ये नोवा है, नोवा इस, ठीक है, ये नोवा होगा, नोवा क खो व का। ओके, ये वर्ड है यूक्रेन। हालांकि यहाँ पे है, करेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। यूक्रेन का दावा क्या है कि रूस ने, अब देख ही रहे हैं कि यूक्रेन का रूस का मुद्दा पिछले साल यानी 2022 के फरवरी से और लगातार अब तक चलता आ रहा है ना। मुद्दा से सभी कोई अवगत है। तो चलिए, तो यूक्रेन का दावा क्या है कि रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में प्रमुख नोवाक बांध को उड़ा दिया है। इसका ये दावा है, मतलब एक इसकी कोई प्रूफ नहीं है, बट नहीं बन रहा आपस में, तो उसने एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ब्लेम लगाना हुआ। अदरवाइज का ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि इसने किया है, क्योंकि रूस इस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि मेरे तरफ से ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, रूस का यहाँ कहना है कि नहीं, इसकी जो अधिकारी नहीं, हमने नहीं किया है, बट ये नहीं बन रहा है, तो इसके ऊपर वो उसे लग रहा है कि ये रूस ने किया होगा। तो खैर देख लेते हैं क्या है। बांध का नाम याद रखिएगा, नोवा का बांध को बोला है कि उड़ा दिया है। चलिए अब देखते हैं। कखोवका पनबिजली बांध और जलाशय दुनिया के सबसे बड़े बांध और जलाशयों में से एक है।
ठीक है, या पिछले 1 साल से रूस की सेना के कब्जे में था। रूस की सेना के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र के एक हिस्से में स्थित है, इसलिए इसने दावा किया है। खेरसोन क्षेत्र जो है किसके कब्जे में है? रूस के कब्जे में, उसकी सेना वहां है। और उसी से करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका कौन सा है? कखोवका बांध स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसने ऐसा दावा किया है कि रूस ने उड़ा दिया है इसे। ठीक है, अब इसके अगर उड़ाने से, इसके उड़ जाने से, यानी इस बांध के टूट जाने से, उड़ जाने का मतलब क्या है? टूट जाने से क्या नुकसान है वो देखिए। बांध टूटने के बाद जो गेहूं की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी हो गई। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा? आवागमन बंद, आवागमन बंद हो गई तो स्टॉक कम हो गया, तो गेहूं की रेट क्या हो गई? 3% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आखिर गेहूं की रेट से क्या वास्ता है? तो आगे देखिए कि यूक्रेन और रूस जो है, यूक्रेन और रूस अफ्रीका किसे किसे देता है गेहूं? किसे किसे? अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में क्या क्या निर्यात करता है? या गेहूं, जौ, सूरजमुखी तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति करता है ना? अन्य खाद्य पदार्थों का ये क्या है? वैश्विक आपूर्ति करता है। तो मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में क्या है? गेहूं। अब यहाँ पर एक चीज और करना है, ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन जो है, ठीक है, यूक्रेन में गेहूं की खेती, खैर अब तो इससे तो समझ में आ ही गया होगा कि यूक्रेन में गेहूं का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। ओके, कखोवका बांध यूक्रेन के नोवा कखो में नीपर नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना क्या है कि कखोवका बांध किस नदी पर स्थित है? तो नीपर नदी पर स्थित था। अब तो नहीं है क्योंकि वो बांध टूट गया है, था। अब नीपर नदी कहाँ है? तो यह यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या है? नीपर क्या है? यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हाँ, भारत मालदीव की नौसेनाएं एकता अभ्यास। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है? भारत और मालदीव की जो नौसेना कौन सा अभ्यास करी? एकता अभ्यास। एकता अभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच में हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ भारतीय नौसेना के गोताखोर, ठीक है, भारतीय नौसेना के कौन है? गोताखोर और समुद्री कमांडो एकता अभ्यास के कौन सा है? छठा संस्करण यानी 6th एडिशन में भाग ले रहे हैं। लास्ट ईयर 2022 में इसका 5th एडिशन हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 6th एडिशन को देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ही चीज है कि एकता अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और मालदीव के बीच में। और दूसरी चीज, यहाँ पर नौसेना में हम लोग जनरली एक ले लेते हैं नेवी का कि चलो हो गया, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर शो किया गया है कि गोताखोर और समुद्री कमांड के बारे में बोला गया। समुद्री कमांडर यहाँ पर हैं, तो ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह अभ्यास कब से स्टार्ट हुआ है? तो यह 4 जून से 3 जुलाई, मतलब ये अभी चल रहा है। ये अभ्यास अभी चल रहा है ना? आज की तारीख है, 9 तारीख हो गई, तो अभ्यास अभी चल रहा है और आगे 3 जुलाई तक ये चलेगा। चलिए ठीक है, इसके साथ ही चलिए कुछ और अभ्यास को भी देख लेते हैं। इसके साथ कुछ और अभ्यास को भी देख लेते हैं, जैसे समुद्र शक्ति। ओके, समुद्र शक्ति, इसको शायद मैं कहीं और लिखूं। इसके साथ ही आप लोग कुछ और अभ्यास को भी देख लें, जैसे समुद्र शक्ति। इसको लिखने के लिए चलिए मैं यहाँ इसे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति ये किन दो देशों के बीच में है? तो यह भारत इंडोनेशिया। अजय वारियर किसके किसके बीच में है? भारत, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ओके, तो ये तो 2 अभ्यास हो गए। एक अभ्यास आप और देख लें, फ्रिंजेक्स, यहां लिख दे रही हूं, फ्रिंजेक्स
नाम से समझ में आ रहा होगा कि फ्रिंजेक्स है तो किसके किसके बीच में होगा, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। तो इस तरह से कुछ ये 2-3 और भी अभ्यास है जो आप लोग इसको ध्यान रख लें, ठीक है। 2-3 और भी, एक आपके पास अभी क्या हो गया, एकता अभ्यास हो गई, समुद्र शक्ति अभ्यास हो गया, अजय वारियर हो गया, फ्रिंजेक्स हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 4 अभ्यास यहाँ ध्यान रखिएगा, 4 अभ्यास यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। 4 अभ्यास यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 2 3 एंड यहाँ 4, भारत, मालदीव, एकता अभ्यास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इशूज देख लेते हैं। नेक्स्ट इशूज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किलाउआ, किलाउआ, ठीक है। ये 7 जून से फटना शुरू हुआ है। देखते हैं क्या है ये ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी का मेंटल पिघलता है तो यह पृथ्वी की सतह पर दरारों के माध्यम से लावा के रूप में बाहर निकलता है। ओके, कैसे निकलता है, दरारों के माध्यम से। यह तो ये दिया गया है ज्वालामुखी जो है वो कैसे विस्फोट होता है। ओके, तो ये पूरा ज्योग्राफी बेस्ड हो गया कि पृथ्वी का मेंटल जब पिघलता है तो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर दरारों के माध्यम से यह लावा के रूप में बाहर निकलता है। तो ये तो चलिए ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में हो गई। अब इसके आगे थोड़ा हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक कौन सा है, किलाउआ। तो ज्वालामुखी सक्रिय, शुष्क या विलुप्त, निर्वातित अवस्था में हो सकता है। बिल्कुल, एक्टिव भी हो सकता है, डिसएक्टिव भी हो सकता है। तो एक्टिव और डिएक्टिव हो सकता है ये। माउंट एटना, मोना लोआ, स्ट्रोम्बोली, रेवेंटाडोर, किलाउआ दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी दिए हैं, जैसे माउंट एटना कहाँ पर है, एग्जाम में पूछ लेता है और मैच करने के लिए भी दे देता है ना। एक तरफ आपका दे देगा वो ज्वालामुखी, दूसरी तरफ वो कंट्री का नाम देगा, बोलेगा मैच करने के लिए। तो माउंट एटना आपका कहाँ का है, इटली का है। मोना लोआ अमेरिका का है। और किलाउआ, आप सोच लीजिए नाम से ही, मोना लुआ, किला लुआ, इस तरह से जितने भी हैं ये कहाँ है, तो अमेरिका के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का है, ठीक है। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली फिर कहाँ का है, स्ट्रोम्बोली ये भी इटली का है। और रेवेंटाडोर, ये बहुत चर्चित तो नहीं है, रेवेंटाडोर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा क्या इक्वाडोर का है। चर्चा में कौन सा रहता है, जैसे माउंट एटना हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया, मोना लोआ हो गया। ओके, चलिए इंडोनेशिया में, और सबसे अधिक अगर बात की जाए सक्रिय ज्वालामुखी की, है ना, एक्टिव वोल्केनो की सबसे अधिक बात की जाए तो कहाँ है वो, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना आदिवासी आबादी के लिए एक वरदान है। अब देखते हैं कि आखिर ये प्रधानमंत्री वन धन योजना है क्या। वन धन योजना, तो प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है यह 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहु बीजापुर जिला, ओके, बीजापुर जिले में शुरू की गई थी। बीजापुर जिले में शुरू की गई थी। ओके, बीजापुर जिला। आप लोगों ने शायद वो मूवी देखा होगा जिसमें आमिर खान का सरफरोश है ना, मूवी का नाम सरफरोश है आई थिंक, हाँ सरफरोश ही है, जिसमें आमिर खान की वो एक जिसमें नसरुद्दीन सा और आमिर खान है ना, सरफरोश ही है वो मूवी। चलिए, तो उसमें आपने सुना होगा बीजापुर का नाम। ओके, बीजापुर ये क्या है ना, ये बॉर्डर एरिया पे है। तो बीजापुर ये आपने उस मूवी में सुना होगा, ये क्या है, आंध्रा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आएगा बीजापुर। ओके, तो चलिए खैर, तो आदिवासी बहु बीजापुर जिले में शुरू की गई थी। ओके, बीजापुर जिले में ये शुरू की गई थी। कब, 14 अप्रैल 2018 को। किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हो गए, यहां पर हम लिखेंगे क्लियर, क्लियर, भूपेश बघेल। यहाँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा वो दिखता, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। भूपेश बघेल दिख रहा है या नहीं, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, छोटा हो गया शायद काफी, फिर से लिख दूं, भूपेश बघेल। चलिए मैं फिर से इसे लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ सीएम। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, पेन थोड़ा कुछ ज्यादा ही, एक मिनट, हाँ पेन के कारण थोड़ा सा, हाँ अब सही है, भूपेश बघेल।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। क्लियर। चलिए अब हम लोग तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या है ये इस योजना का उद्देश्य, यानी प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो महुआ, इमली, चिरौंजी, ये सब क्या है? एक लघु वन उपज एकत्र करने वालों से आदिवासी लोगों की स्थिति को उद्यमियों तक उन्नत करना है और उन्हें वन उपज में कैसे मूल्य वर्धन कर सकते हैं ये सीखने में मदद करना है। ठीक है, यह पहल वन संपदा का दोहन करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन का लक्ष्य रखती है। ट्राइफेड वन धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक जिम्मेदार है। तो ट्राइफेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्राइफेड का गठन कब हुआ था। ठीक है, ट्राइफेड का गठन कब हुआ है? 1987 में ट्राइफेड का गठन किया गया है और इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा लिख लें ट्राइफेड का, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? 1987 में इसका गठन किया गया, 1987 में। या इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइफेड के बारे में जान ले, यह इंपॉर्टेंट है, या तो स्क्रीनशॉट ले ले या जैसा भी आपको लगे आप लोग कर ले। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइफेड वन धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही, या केंद्र सरकार द्वारा क्या है? 100% वित्त पोषित, 100% वित्त पोषित है, जिसमें ट्राइफेड द्वारा प्रत्येक 300 सदस्यों वाले वन धन केंद्र क्लस्टर को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जा रहा है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? थीम क्या है इसकी? थीम को पहले देख लीजिए, थीम क्या है? प्लेनेट, ओशियन, टाइड्स आर चेंजिंग। ओके, प्लेनेट, ओशन, टाइड्स आर चेंजिंग। चलिए अब थोड़ा सा जहाजों से प्रदूषण, समुद्री कूड़े और जहाजों से वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन किया गया। एक्चुअली इसे 1972 में, 73 में से लागू किया गया, तो 92 में क्या हुआ था? ब्राजील में। ओके, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का क्या है? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, यहां पर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में UNCD, ओके, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, UNCED। ठीक है, UNCED में पहली बार क्या हुआ था? विश्व महासागर जो है मनाने की एक घोषणा की गई थी। ठीक है, पहली बार मनाने का ऐसा विचार किया गया था। कब? 1992 में। ओके, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में UNCED ने ऐसा विचार किया कि हम लोगों को क्या मनाना चाहिए? तो पहली बार विश्व महासागर दिवस मनाने का विचार रखा था। ठीक है, और उसके बाद फिर 2008 में क्या घोषणा किया कि विश्व महासागर दिवस की घोषणा की गई 2008 में। विश्व
सागर दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 2008 में ध्यान रखिएगा। ओके, और 92 में ऐसा विचार लाया गया था और 73 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का गठन किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट, एक जहां आप नोट्स बना रहे हो तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ये और ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया है। ब्रेन ट्यूमर के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में भारत में करीब 40,000 जो केसेस हैं वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं। ठीक है, 4 लाख केसेस जो ब्रेन ट्यूमर से हैं, नॉट 40,000, 4 लाख है। तो ब्रेन ट्यूमर तब विकसित होता है जब कोशिकाएं असामान्य दर से बढ़ती हैं। कोशिकाएं जो हैं असामान्य दर से बढ़ने लग जाती है, जो सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के भीतर असामान्य कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। असामान्य कोशिकाओं का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है इसमें, सेल्स का आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, सेल्स का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा और बहुत ज्यादा असामान्य कोशिकाएं जो हैं उसका एक पूरा समूह बन जाता है। ठीक है, और फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैंसर युक्त, कैंसर युक्त और दूसरा होता है गैर कैंसर युक्त। तो इसमें होता क्या है, इसकी क्या लक्षण क्या है, सिर दर्द होगा, जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या होती है तो उसे लगता है, और वही माइग्रेन क्या अगर आपने ट्रीटमेंट ना लिया हो, ठीक है, तो धीरे धीरे जाके वही क्या हो जाता है, एक आपका ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, सिर दर्द है, दौरे हैं, दृष्टि संबंधी समस्याएं, उल्टी और मानसिक परिवर्तन, ये सभी क्या है ब्रेन ट्यूमर के सामान्य लक्षण हैं। और ब्रेन ट्यूमर का कई तरह से इलाज किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कैंसर और गैर कैंसर, तो कैंसर में होता क्या है, कीमोथेरेपी, बिल्कुल आप जानते ही हैं, अगर कैंसर है तो उसका इलाज क्या है, कीमोथेरेपी लोग देंगे ही। तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। थेरेपी से क्या होता है, सेकाई, थेरेपी क्या है, वन काइंड ऑफ सेकाई तो की जाती है ना, जिससे वो कुछ टाइम के लिए जो है पेशेंट को राहत मिल जाता है। तो सर्जरी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और एस्टेरॉयड जैसे इसके उसके उपचार किए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की इश्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि वन लाइनर फैक्चुअल क्या क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर है लाहौर, होतान चीन, भिवाड़ी भारत में, भिवाड़ी दिल्ली NCT, और ये भिवाड़ी वही है जहाँ के भिवाड़ी के ठाणे जिला था ना महाराष्ट्र, जहाँ पर अभी क्या किया गया है, कार्बन जीरो कार्बन की जो कार्बन मतलब एक कार्बन दक्षता जो अपनाई गई यहाँ पे भिवाड़ी यहीं पर है। ठीक है, जीरो कार्बन। तो किस देश में एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है, बांग्लादेश ने। चलिए, पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो महाराष्ट्र के साथ। सिडको के MD के रूप में किसने पदभार संभाला है, अनिल दिक्कर। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है, जर्मनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने तो अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है शांतनु गुप्ता ने। कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया है, हरियाणा ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा को शुरू किया है, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं के कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है, और वह है जापान। कौन से देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है, तो इजराइल ने किया है, इजराइल ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि जब विश्व बैंक हो या IMF हो तो ये लोग जो अनुमान लगाते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। लेवेंडर महोत्सव कहाँ का है, जम्मू कश्मीर भदरवा घाटी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है, तो
2000। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के एमसीक्यूज पर। प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग है, क्योंकि ये 2015 ना होकर के कब है? 2018 है। यहाँ पे 2015 ना होकर क्या होगा? 2018 होगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 140 और पूरे भारत में 3000 से अधिक वन धन केंद्र जो है वो शुरू किए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, दूसरा सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है? न्याय विकास पोर्टल। ओके, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक सेवा विभाग, मानव सेवा विभाग और न्याय विभाग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, न्याय विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागरीय दिवस 2023 की थीम क्या है? प्लेनेट ओशियन टाइड आर चेंजिंग। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज योर राइट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में सरकार ने बीएसएनएल के लिए डैश के कुल परिव्यय के साथ एक पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 69,000 है, इतना 69,000 करोड़, 89,047 करोड़। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 89,047 करोड़ रुपए। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोवा खवोवका बांध हाल ही में खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह नीपर नदी हो जाएगा, नीपर नदी हो जाएगा। चलिए, भारत एकता अभ्यास के छठे संस्करण में किस देश के साथ भाग ले रहा है? तो भारत किसके साथ भाग ले रहा है? तो भारत ले रहा है मालदीव के साथ। भारत मालदीव के बीच में एकता अभ्यास चल रहा है। ओके, चलिए। सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किला हुआ 7 जून से फटना शुरू हुआ, यह निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप की अगर बात की जाए तो ऐसे तो ये है अमेरिका का, लेकिन अगर द्वीप के बारे में पूछा जाए तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप, ध्यान रखिएगा। आरबीआई की दूसरी द्विमासिक नीति बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर ये 6.5% है। ठीक है, रेपो रेट वर्तमान में कितना है? 6.5%। ध्यान रखिएगा, रेपो रेट 6.5% है। एंड एसडीएफ कितना है? 6.25% है। एंड एमएसएफ कितना है? 6.75%। और जितना एमएसएफ होता है बैंक रेट भी वही होता है ना? बैंक रेट भी क्या होती है? दोनों सेम होती है। ये भी 6.75% है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? आरबीआई एमपीसी ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना रखा है? 6.5% रखा है। तो आपका स्टेटमेंट केवल 2 सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू करेगी? तो ये कौन सी है? एमपी गवर्नमेंट है, यानी मध्य प्रदेश सरकार। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये किस देश ने 6 जून से सऊदी अरब में 7 साल बाद अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान ने खोला है। ईरान ने 2016 से इनके बीच में संबंध जो है वो क्या थे? 2016 से इनके बीच के संबंध जो हैं वो बंद हो गए थे, ऑलमोस्ट खत्म थे, लेकिन फिर से इन्होंने रिलेशन को फिर से आगे बढ़ाया है। चलिए, तो ये तो हो गई आज की क्लास के एमसीक्यूज हो गए। हम लोगों ने क्लास को देख लिया। अगर आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होती है, कोई भी कंटेंट को लेकर के इश्यूज आता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं, ठीक है? और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो जहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है, तो आप वहाँ पे एक बार जरूर देख लें। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मॉर्निंग में 10 बजे के बाद से 4 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। हाँ, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।